वेब क्या होती है हमारे पास? ऐसी वेब को रिस्पॉन्सिव वेब कहते हैं जो कि हर ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिसाइज हो जाए। ठीक है, जैसे हमारा ये पेज अभी बना हुआ था। अच्छा, पहले तो मैं आपको वो बता रही थी, सॉरी, मैं बिल्कुल कि फ्लोट जो है ना वो ये इशू कर रहा था, ये वाला। ठीक है, तो उस फ्लोट को इसको इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है आपने, ये उसका कोड है इतना सा। इसके अंदर जो है ना वो फ्लोट लगा हुआ है। ठीक है, इसको हमने फ्लोट किया हुआ है। ठीक, इस डिव के अंदर फ्लोटिंग हुई हुई है, इस डिव के अंदर एक और डिव है, उसके अंदर फ्लोटिंग हुई हुई है। ये मेन डिव है जिसके अंदर फ्लोटिंग हुई हुई है। हमने क्या किया, हैश कंटेंट जो कि डिव का नाम है आफ्टर। ठीक है, आफ्टर का मतलब ये है कि इसके बाद जो चीजें हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये सेटिंग अप्लाई करो। अगर हम डायरेक्ट ऐसे पिक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये हमारा सिलेक्टर है, लेकिन यहाँ हमारा सिलेक्टर क्या है, इस डिव के बाद जो भी चीजें हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो टैग्स हैं या कोई और डिव है, उनके ऊपर एक तो उनका कंटेंट क्लियर कर दो। ये याद रखिएगा, ये कंटेंट और ये कंटेंट एक नहीं है। यहाँ मैंने तभी डबल टी डाला था कि ये तो डिव का नाम है और ये उसका कंटेंट है, वो क्लियर कर दो। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसका डिस्प्ले, जो कि डिस्प्ले डिस्टर्ब किया है फ्लोट ने, क्योंकि इसका डिस्प्ले फ्लोट ने डिस्टर्ब किया है, उसको वापस ब्लॉक ले आओ, क्योंकि डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या होता है, ब्लॉक। और क्लियर कर दो बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है कि हम फ्लोट यूज करते हैं लेफ्ट या राइट। ठीक है, अगर आपने राइट किया है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्लियर राइट, उससे राइट फ्लोट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट रहेगा अगर आपने लेफ्ट भी यूज किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट फ्लोट यूज हुआ है या राइट, दोनों ही क्लियर हो जाएं, तो फिर हम यहाँ बोथ लिख देते हैं। उसका मतलब होता है कि दोनों क्लियर हो जाए। अगर आप किसी एक को क्लियर करना चाहते हैं तो एक का उसका नाम लिख देंगे कि लेफ्ट या राइट। ठीक है, तो जैसे हम इतना पीस ऑफ कोड लिखेंगे तो उससे क्या होगा, इसके अंदर जो फ्लोटिंग हुई हुई है वो इसके बाद वाले ये जो फुटर है इसके ऊपर जो है ना वो नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डिव था जिसके अंदर फ्लोटिंग हुई हुई है, ये वाला डिव। इसमें ये दो चीजें लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सारी चीजें लेफ्ट ही आती है ना। हेडर लेफ्ट था, हेडर का साइज बस जो है ना वो 100% था। ये दोनों बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट है। ये जो हिस्सा है ये बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट आ रहा था, हमने उठा के इसे राइट किया तो फ्लोट यूज किया। तो इस हिस्से के बाद वाला जो चीज है वो डिस्टर्ब हो जाती थी। वो मैंने अभी आपको ये वाला पीस ऑफ कोड यहाँ से कट करके दिखाया कि कैसे डिस्टर्ब होती थी। जब मैंने ये वाला पीस ऑफ कोड लिखा तो आप देखें कि वो चीजें अपनी सेटिंग पे आ गई हैं। तो अब आप फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट की अगर बाद में कोई चीज डिस्टर्ब हो रही है तो फिर आप फ्लोट वाली जगह पे फ्लोट के बाद आप ये वाला पीस ऑफ कोड जो एंटर करेंगे तो वो आपकी चीज जो है ना वो अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगी। उसके ऊपर फ्लोट का इफेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, अगर आप फ्लेक्स यूज कर लेते हैं तो वो ठीक है, उसमें फिर ये वाला इशू नहीं होता। या आप ग्रिड यूज कर लेते हैं, कुछ बच्चे ग्रिड से भी पेज की सेटिंग्स करते हैं और कुछ बच्चे फ्लेक्स से करते हैं। फ्लेक्स बिल्कुल न्यू एक टेक्निक है। ठीक है, ग्रिड जो है ना वो भी फ्लोटिंग के बाद ही आई है, लेकिन वो थोड़ी सी मतलब आप कह लें इतनी ओल्ड तो नहीं है, लेकिन वो भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो फ्लेक्स है। तो उससे फिर ये वाले इश्यूज आपके वैसे आते ही नहीं है। ठीक है, और ये जो पेज है ना वो मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, या नहीं है रिस्पॉन्सिव। अच्छा, ये पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है। देखिए ये छोटी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये हो ही नहीं रहा। ये इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर डिजाइन हुआ हुआ है, इतनी बड़ी स्क्रीन पे ही चलेगा। जैसे हम साइज छोटा करते हैं तो ये वैसे ही देखें इसका लेआउट जो है ना वो खराब हो गया, मतलब आ ही नहीं रहा। तो रिस्पॉन्सिव वेब ऐसी वेबसाइट को कहते हैं जो कि अपने आप को ऑटोमेटिकली रीसाइज कर ले बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर और छोटी वेबसाइट्स के ऊपर। चाहे वो वेबसाइट आप डेस्कटॉप पे ओपन करें, टैबलेट पे ओपन करें या फ़ोन पे, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। उसके लिए आपको अपने हेड सेक्शन के अंदर एक तो ये वाला टैग मेटा टैग ऐड करना पड़ता है। ये क्या होता है, क्योंकि हर जो आप डिवाइस है ना उसका स्केल डिफरेंट होता है हर डिवाइस का। ठीक है, जाहिर सी बात है उसकी हाइट वेट डिफरेंट होती है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब स्क्रीन है आपकी। कंटेंट इक्वल टू ये आपके पास आपकी जो डिवाइस की विड्थ है, वो जितनी डिवाइस की विड्थ है। और इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। 1.0 का मतलब है डिवाइस का जो एक डॉट है और जो हमारा एक डॉट है यहाँ पे कोड के अंदर, ये दोनों एक कंसीडर हों। ठीक है, तो जितनी डिवाइस की विड्थ हाइट विड्थ होगी उतनी हाइट विड्थ, मतलब देखे ना, यहाँ लैपटॉप का 100% देखे ना
और फिर आप फोन का 100% देखें, ये दोनों तो फर्क हो जाएंगे ना। तो वो चीज हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि जितनी डिवाइस की विड्थ है उस हिसाब से एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने एक तो जो है ना वो ऐड करना है उसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब वही यहाँ पे बताया हुआ है कि this parameter set the initial zoom level which means that one CSS pixel is equal to one viewport pixel। वन व्यू पोर्ट का मतलब है वो आपकी डिवाइस जिसको आपने यूज किया है इस टाइम पे डिस्प्ले करने के लिए, चाहे वो टैबलेट है, डेस्कटॉप है या आपका मोबाइल फोन है, ठीक है। उसका एक पिक्सल मतलब उस व्यू पोर्ट का एक पिक्सल जो कोड के अंदर लिखा हुआ है CSS, उसका एक पिक्सल कंसीडर होगा, फिर एडजस्टमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। और या मैम अगर ये वैल्यू बढ़ाते रहेंगे फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं ना, बढ़ा सकते हैं मैम? हाँ, बढ़ा सकते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होगी। उससे पता है क्या होगा, एक CSS का एक पिक्सल और व्यू पोर्ट के 2 पिक्सल इक्वल होंगे। मतलब हमारा जो CSS का एक पिक्सल है ना वो आपकी स्क्रीन के 2 पिक्सल्स पे आएगा। आपने जहां पे लिखा हुआ है ना कि आपने किसी को जैसे आपने बॉर्डर दिया हुआ है 1 पिक्सल, हमारे CSS का 1 पिक्सल होगा और स्क्रीन पे वो 2 पिक्सल्स पे आएगा। समझ में आई ये बात? तो वो उस चीज को खत्म करने के लिए फिर ये चीज ये डिफाइन करनी पड़ती है कि चाहे आपकी डिवाइस छोटी हो या बड़ी हो, वो एक पिक्सल एक ही कंसीडर हो। क्योंकि पता क्या होता है, जब आपकी डिवाइस बढ़ती है तो नंबर ऑफ पिक्सल स्क्रीन के ऊपर ज्यादा हो जाते हैं, जब आपकी डिवाइस कम होती है तो नंबर ऑफ पिक्सल्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका एक पिक्सल स्क्रीन के ऊपर 2 पिक्सल्स में जा रहा है तो वो उसका लेआउट डिस्टर्ब करेगा ना, वो लेआउट खराब हो जाएगा उसका। अगर वो बड़ी स्क्रीन पे जा रहा है, अगर वो छोटी पे जा रहा है तो लेआउट और चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि हमारी अगर कोई हमारी इमेज भी लगी हुई है ना तो वो उतने ही पिक्सल CSS के लिए और उतने ही पिक्सल डिवाइस के लिए, चाहे वो डिवाइस कोई भी है, ताकि उसके पिक्सल स्कैटर्ड ना हो या श्रिंक ना हो, ठीक है। उससे क्या होता है कि फिर आपकी पिक्चर जो है ना आपको नजर आ रही होती है वो ठीक नजर नहीं आ रही। जैसे ऐसा होता है ना, अक्सर आप जब मोबाइल स्क्रीन से ली हुई पिक्चर को आप करवाते हैं ना फोटो, वो फ्रेम करवाते हैं, तो उससे क्या होता है वो आपको ऐसे अजीब से बड़े बड़े से पिक्सल्स और क्लियर नहीं होती, शार्प नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो पिक्सल उसके जो है ना वो एक किस्म के, जैसे हम कहते हैं ना ये इसके पिक्सल्स तो फटे हुए हैं, तो ये वो इशू बन जाता है फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी। और और दूसरी चीज आपने जो यूज करनी है, ये तो वही वो ये यहाँ पे बताया हुआ कि इसको लिखना कहाँ पे है, इसको आपने हेड सेक्शन के अंदर लिखना है इस कोड को, ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर। और ये वैसे हम फिर जो है ना वो हम अपने फॉन्ट साइज के साथ ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 VW। 10 VW का मतलब ये है 1 VW का मतलब ये होता है 1% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ। 10 VW का मतलब है 10% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। व्यू पोर्ट विड्थ का मतलब है जो स्क्रीन है ना उसका 10%। अगर टैबलेट है, अगर लैपटॉप है तो उसकी स्क्रीन बड़ी होगी तो उसका 10%। अगर मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होगी तो उसका उसका 10%, ठीक है। ये भी एक तरीका है एडजस्टमेंट करने का, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हर किसी के साथ हमें आदत होती है पिक्सल लिखने की या परसेंटेज लिखने की, फिर हमें सबको VW में चेंज करना पड़ता है, व्यू पोर्ट विड्थ में। तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है काम। तो ये एक मेथड है लेकिन मैं ये यूज नहीं करवाती, ठीक है। ये तरीका ये भी है। हम क्या यूज करेंगे, हम मीडिया क्यूरीज यूज करेंगे। वो कैसे होती हैं, आपने जो है ना वो हर पहले तो जितने भी आप HTML के टैग्स यूज करेंगे ना उनके अंदर आप एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे, वो है बॉक्स साइजिंग। बॉर्डर्ड बॉक्स आप करेंगे, उसकी वजह से 2 वैल्यूज हो सकती हैं, कंटेंट बॉक्स एंड बॉर्डर्ड बॉक्स। बेहतर है कि आप CSS में जाके, ठीक है, हम लिख दें स्टैटिक। स्टैटिक का क्या मतलब होता है, ऑल टैग्स। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा दें बॉर्डर्ड बॉक्स, मतलब यही वाली, और उसे लिख दें मतलब बॉक्स साइज इज इक्वल टू बॉर्डर्ड बॉक्स। उससे क्या होता है
होता ये है कि उसमें जब आप चीज़ों पे मार्जिन और पैडिंग असाइन करते हैं ना, या ख़ास तौर पर पैडिंग, अगर आपका ये इतना बॉक्स है ना, जैसे पेंट में मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपका बॉक्स इतना है ना, जब आप पैडिंग असाइन करते हैं ना, तो ये बॉक्स साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉक्स साइज भी इंक्रीज हो जाता है साथ ऑटोमेटिकली। जब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, तो क्या होगा, ये बॉक्स जो है ना नहीं हिलेगा। इस बॉक्स के अंदर ही अगर आपने पैडिंग दी है तो वो इस बॉक्स के अंदर ही एडजस्ट होगी, बॉक्स नहीं वहां से हिलेगा। ठीक है, तो हम चूंकि यही चाहते हैं कि हमारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली ना हिले। अक्सर ऐसा होता होगा कि जब आप एक चीज एडजस्ट करते हैं तो दूसरी चीज जो है ना वो खराब हो जाती है, इसलिए कि जब आप एक चीज को पैडिंग देते हैं तो वो अपना जो है ना वो अपना एरिया ऑटोमेटिकली बड़ा कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स स्क्रीन के लिहाज से पैडिंग्स लेता है और वो ऑटोमेटिकली अपना एरिया जो है वो बड़ा करता रहता है। ये देखें यहाँ पे लिखा भी है, any border or padding will be added to the final rendering width make the element wider than 100 pixel। ठीक है, जब आपने एक एलिमेंट की विड्थ 100 पिक्सल दी है और आप विड्थ 10 पिक्सल देते हैं, तो अब उसकी विड्थ हो जाएगी 110, क्योंकि 10 उसमें पैडिंग असाइन हुई और 100 उसकी अपनी विड्थ थी। ये इशू आता है। अगर आप उसकी बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स लिखेंगे ना, तो पता क्या होगा, अगर आपने उसकी विड्थ 100% रखी है और आप 10 पिक्सल्स देते हैं पैडिंग, तो क्या होगा, वो उसकी विड्थ जो है ना वो 90% हो जाएगी, 90 ऑटोमेटिकली, और 10 उसकी पैडिंग, तो टोटल विड्थ 100 ही रहेगी। टोटल विड्थ उस 100 से ज्यादा नहीं होगी। इसमें क्या हो रहा है, कंटेंट बॉक्स में वो टोटल विड्थ जो है ना, वो जितनी आप पैडिंग ज्यादा देंगे तो वो विड्थ से एक्स्ट्रा ऐड होती रहती है, जिससे वो बॉक्स जो है ना वो ज्यादा जगह कवर करता है। हमें लगता है कि ये बॉक्स जो है ना वो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, हालांकि ये विड्थ ज्यादा ले रहा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा नई लाइन पे चला जाता है, दूसरा बॉक्स नई लाइन पे चला जाता है, तो ये इशू आता है। तो एक तो ये चीज जो है ना, जब आप खास तौर पे उसको यूज कर रहे हैं ना, मतलब आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने एडजस्ट करना है कि कोई भी बॉक्स अपने गिवन साइज से बड़ा ना हो किसी भी सूरत। तो फिर आपने ऑल टैग्स को उठा के उनको बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बना देना है, ताकि वो अपना जो है ना वो साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज ना करें जब उनकी व्यू पोर्ट चेंज होगी। ठीक है, और फिर हम यूज करेंगे मीडिया क्यूरीज। ये सबसे आसान तरीका है हमारे पास रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। इसमें क्या है, क्योंकि स्क्रीन के डिफरेंट साइज होते हैं ना स्क्रीन के, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम CSS लिखने लगते हैं तो हम ये मीडिया क्यूरीज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मीडिया क्यूरी उस इसमें क्या है, देखिए हम लिखा हुआ है @मीडिया मिनिमम विड्थ 1200 पिक्सल। जब आपके पास, हम इसके अंदर सारा CSS का कोड लिखेंगे, जब आपके पास जो है वो ऐसी कोई डिवाइस आती है जिसकी विड्थ जो है वो 1200 पिक्सल या इससे ज्यादा है, ठीक है, इससे ज्यादा है, जैसे आपके पास लैपटॉप आ गया, ठीक है, तो वो इसकी विड्थ इतनी होगी स्क्रीन की, तो ये वाली CSS चलेगी, ये वाली। उसमें हम स्टाइलिंग ऐसी करते हैं कि ये वाली CSS चलेगी, तो वो मतलब विड्थ हाइट हम यहाँ पे असाइन करते हैं। ये मैं आपको दिखाती भी हूँ एग्जांपल। फिर हम चलाते हैं दूसरी मीडिया क्यूरी, जिसमें इस स्क्रीन से इस स्क्रीन वालों की CSS को हैंडल किया जाता है। फिर हम चलाते हैं ये वाली मीडिया क्यूरी, ठीक है, इस स्क्रीन से इस स्क्रीन पे, जो आपके मोबाइल होते हैं लेकिन बड़ी स्क्रीन वाले मोबाइल होते हैं वो। फिर हम छोटी स्क्रीन वाले मोबाइलों के लिए यहाँ पे मीडिया क्यूरी लिखते हैं, मैक्सिमम विथ 767, उससे छोटे जितने भी हैं वो यहाँ पे हैंडल हो जाएंगे। तो ये हमारी मीडिया क्यूरीज लिखी जाती हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ, कोई मीडिया क्यूरी लगी हुई। ये तो ग्रिड है, ये रिस्पॉन्सिव होगी, हाँ यस। अब ये देखिए, ये ऐसे है, पहले ये एक हेडर लगा हुआ है, ये मेन्यू बार है, ये इसके नीचे आ रहा है सारा। अब मैं इसकी स्क्रीन को छोटा कर रही हूँ, आपने ना खास तौर पे इस हिस्से को नोट करना है। जैसे ही मैं स्क्रीन को छोटा, अभी ये देखिए मैं मजीद छोटा कर, अभी भी ठीक है ना, ये एडजस्ट हो रहा है स्क्रीन पे, अब मैं मजीद छोटा, अब तकरीबन मैं फोन पे लेके जा रही हूँ, ये देख रहे हैं, ये मेरा मोबाइल फोन का व्यू आ गया। ये देख रहे हैं, वो जो पैनल्स थे ऑटोमेटिकली यहाँ पे थे, वो कहाँ चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि इतने हिस्से तक तो ये ठीक था, कवर कर रहा था, लेकिन जैसे ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। अगर मैंने पीछे मीडिया क्यूरी ना लगाई होती तो ये खुद से एडजस्ट ना करता। ये लेआउट क्या होता है, ये अबाउट इधर चला जाता और यहाँ स्क्रोलिंग आ जाती। जैसे ऐसी वेबसाइट्स
जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की वेबसाइट आप खोले ना, तो वो क्या होता है, वो क्योंकि एडजस्ट नहीं है, वो यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ जाती है, और यहाँ पे स्क्रॉलिंग नहीं आनी चाहिए आपकी। ठीक है, जैसे ही आप लगें कि आपकी यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ रही है, आप मीडिया क्यूरी लगाएंगे। अब ये देखिए, ये खुद ही एडजस्ट हो गया। अब छोटी स्क्रीन है, या इससे छोटी स्क्रीन होती नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, बड़ी स्क्रीन पे आया तो ये लेआउट, छोटी स्क्रीन पे आया तो ये लेआउट। ठीक है, अब सिंपली इसमें होगा क्या, नोटपैड में खोल के आपको दिखा रहा। देखिए ऊपर तो एक वो टैग लगाया जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, और CSS में देखें, इसमें इंटरनल CSS, ये देखें, स्टैटिक बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये लगा दिया ऑल चीज़ों को उठा के। ठीक है, और फिर सारी CSS डिज़ाइन कर ली है, ये सारी वो हाइट विड्थ वगैरह। नीचे देखें मीडिया क्यूरी क्या लगाई है, इन्होंने एक ही मीडिया क्यूरी लगाई हुई है, तभी वो एक ही जगह पे जस्ट चेंज कर रहा है ना चीज़ें, बाकी जगहों पे तकरीबन सेम है। अब ये क्या है, मैक्सिमम विड्थ 620 पिक्सल। 620 पिक्सल से नीचे के जो जब आती है ना स्क्रीन मोबाइल फोन्स, तो ये क्या कर रहे हैं, मेन यानी इसको 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 उठा के विड्थ 100% कर देते हैं। अब ये तीनों चीजें क्या हैं, ये मैं आपको वहां से दिखा, एक ये हिस्सा है, ठीक है, इसे कहते हैं डॉट मेन मेन्यू, ये मेन्यू है। ठीक है, ये आपका मेन है, और ये तीन डिव हैं, ऐसे समझ लें कि ये तीन डिव हैं। इस डिव की और इस डिव की विड्थ क्या कर देते हैं हम 100%, जैसे ही स्क्रीन ये होती है ये वाली, इसमें इनकी क्या कर देते हैं विड्थ 100%। लेकिन बाकी CSS चेंज है, जैसे ही स्क्रीन देखें, अभी 620 पिक्सल से बड़ी होगी स्क्रीन, तो ये ऑटोमेटिकली वो ऊपर वाला कोड चल रहा है। जैसे ही स्क्रीन यहाँ पे आती है, तो क्या हुआ, ये जो डिव था उसकी भी विड्थ 100% होगी, मतलब पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया। इस डिव की भी 100%, इसकी भी 100%, मतलब वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन में फिर चीजें नीचे को डिस्प्ले होती हैं, आमने सामने डिस्प्ले होना मुश्किल हो जाता है। तो हम उनकी विड्थ 100% कर दी। ये तीनों तीन क्या है हमारे पास, ये तीन हमारे पास जो है ना वो डिव है। ये देखें, ये लगा हुआ है मेन, ठीक है, ये डिव है हमारे पास, ये मेन्यू, मेन्यू वाला डिव, मेन्यू मेन और राइट वाला डिव। ठीक है, ये राइट वाला, राइट वाले में क्या लिखा हुआ है, अबाउट ये, और राइट वाले में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अबाउट ये। तो ये तीन डिव थे, ठीक है, जिनको यहाँ से उठा के और क्या कर दिया, उनको उनकी विड्थ क्या कर दी 100%। इसी तरह अगर हम बाकी भी मीडिया क्यूरी लगाते कि टैबलेट पे भी चलता, टैबलेट पे भी, तो उसके लिए फिर हम जो है ना वो यहाँ से एक और मीडिया क्यूरी लगा लेते। ठीक है, तो ये हमारे पास मीडिया क्यूरीज होती हैं, ये ज्यादा आसान होता है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, बजाय ये कि आप बार बार ये हर टैग के साथ व्यू पोर्ट, मतलब हर चीज को एडजस्ट करें आप, इमेज है उसको भी छोटा करें आप, टेक्स्ट है उसको भी छोटा करें आप, बजाय ये कि आप चीजों को छोटा छोटा करें, आप मीडिया क्यूरी लगा के उसका लेआउट, मतलब उसकी हाइट और विड्थ चीजों की चेंज कर लें। उससे उनके टेक्स्ट साइजेस चेंज नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, पहले अगर तीन चीजें लाइन में आ रही थी, अब वो तीनों चीजों का आप अकेला अकेला डिस्प्ले करवा लें। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाती है, ये आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ लें पहले। नो मैम। फिर आपके पास है CSS ग्रिड। मेरे ख्याल में ग्रिड को रहने ही दें आप, ग्रिड को रहने दें, हमने फ्लोट कर लिया बस काफी है, ग्रिड को रहने दें। यस मैम, काफी है आज के लिए। आज के लिए काफी है, एनिमेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, ये खत्म हो जाएगी ना एक्चुअली फिर मैम CS। सुबह 8 बजे से लेक्चर ले रहे हैं। हाँ वो मुझे पता है, हम एनिमेशन थोड़ी सी कर लेते हैं, मैंने ग्रिड नहीं पढ़ाया, ठीक है, ग्रिड मैंने चलो आपको नहीं ठीक है, पढ़ाया, ठीक है मैम, ठीक है। एनिमेशन करके ना ये स्लाइड्स हमारी खत्म हो जाएंगी। रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी? अच्छा, फिर आ जाते हैं एनिमेशन की तरफ। ठीक है, एनिमेशन लगानी है ना, सिंपली आप किसी भी डिव को उठाएं, और आपके पास जो CSS की प्रॉपर्टी है ना, उसका नाम भी एनिमेशन ही है।
एनिमेशन, ठीक है। उसके लिए आपने ये जो है ना, ये माय मूव क्या है ये मैं भी आपको बताती हूँ। 5 सेकेंड क्या है, टाइम है कि ये एनिमेशन 5 सेकेंड ले कंप्लीट होने के लिए। इनफाइनाइट का मतलब है ये चलती जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी ना तो ये 2 बार चलेगी और बंद हो जाएगी। अगर मैं इनफाइनाइट लिखूंगी इसका मतलब है ये चलती जाएगी बार बार, ठीक है। अब एनिमेशन प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। एनिमेशन का नाम हो सकता है, एनिमेशन की ड्यूरेशन, ये एनिमेशन का नाम है माय मूव, ठीक है। ये भी हम खुद बनाएंगे माय मूव। ये एनिमेशन प्रॉपर्टी है सीएसएस की, माय मूव उसका नाम है, ये उसकी ड्यूरेशन है, और ये उसका टाइमिंग फंक्शन। फिर हम उसमें डिले भी ऐड कर सकते हैं, फिर हम आइट्रेशन काउंट, उसकी डायरेक्शन, उसका फिल मोड, उसका प्ले स्टेट, और ये मतलब चीज़ें फिल कर सकते हैं। ये कैसे होंगी ये हम आगे देखते हैं जब हम माय मूव लिखते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इधर ये माय मूव लिखा है मैंने। माय मूव लिखने के लिए आपको की फ्रेम लिखना पड़ता है, ठीक है। की फ्रेम्स ये क्या होता है, रन टाइम पे जब आप चीजों को चेंज करते हैं ना, रन टाइम पे किसी चीज की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो एक तो आपको सीएसएस में एनिमेशन यूज करनी पड़ती है प्रॉपर्टी ये, और फिर आपको ये जो नाम है ना ये की फ्रेम का नाम है। की फ्रेम का की फ्रेम में आप डिफाइन करते हैं कि ये अपनी पोजीशन कहाँ से कहाँ पे चली जाए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जो है ना वो रिलेटिव रखनी पड़ेगी या एब्सोल्यूट। क्यों? क्योंकि आपको पता था अगर आप स्टैटिक रखेंगे तो फिर आप उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्राउजर डिफॉल्ट पोजीशन है। तो जब भी आपने किसी भी चीज के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करनी है कि रन टाइम पे वो चीज मूव हो जाए, तो फिर आपको उसकी जो पोजीशन है वो क्या रखनी पड़ेगी, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, ठीक है। अब की फ्रेम लिखने के लिए आपने लिखना है @। जब आप मीडिया क्यूरी लिखते थे तब भी आपको स्टार्ट में @ लिखना पड़ता है। यहाँ पे भी की फ्रेम्स लिखने के लिए भी @। ये की फ्रेम्स कीवर्ड है, ठीक है। और ये माय मूव की फ्रेम का नाम है, जैसे आप फंक्शन नहीं लिखते उस तरह से। और उसके अंदर हमने क्या लिखा है, फ्रॉम टॉप 0 टू टॉप 200, ठीक है। यानी टॉप से पहले जीरो, स्टार्ट 0 पिक्सल से हो, फिर 200 पिक्सल आगे मूव कर जाए टॉप से, ठीक है। टॉप 0 स्टार्ट में वो 0 पे हो, और फिर वो टॉप से 200 पिक्सल मूव कर जाए। जब वो टॉप से मूव करेगा तो वो बॉटम साइड को आएगा, वैसे ऊपर से नीचे एनिमेशन आपको नजर आएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो ये आपको एनिमेशन नजर आएगी, ठीक है। फिर हम जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग पे भी लगा सकते हैं एनिमेशंस, ठीक है। की फ्रेम्स आपके क्या हैं, ये आपके एनिमेशंस के रूल्स हैं या कोड्स हैं जिनके अंदर आप लिखते हैं कि एक जो है वो स्टार्ट किधर से होना चाहिए और एंड कहाँ पे होना चाहिए। जैसे ये देखें यहाँ पे की फ्रेम लिखा है, स्टार्ट में ये ड्यूरेशन है। अच्छा यहाँ पे जो है ना ड्यूरेशन नहीं मेंशन, क्योंकि यहाँ पे उसने एक ही जगह मूव करना था, टॉप से 0। अब यहाँ पे क्या है, पहले वो टॉप 0 पे हो, स्टार्ट में 0% का मतलब है टाइम, टाइम की परसेंटेज है ये। टाइम अगर आपने 5 सेकंड दिया है ना, तो 5 सेकंड को 1 2 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। स्टार्ट पे वो टॉप 0 पे हो, यहाँ पे होगा। फिर वो टॉप से 200 पिक्सल मूव कर जाए जब आधा टाइम हो जाए, मतलब 25% ऑफ टाइम हो जाए, तो वो 200 पिक्सल आएगा। फिर वो थोड़ा टॉप पे दोबारा, टॉप 100 पिक्सल, फिर वो दोबारा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो 0 पिक्सल पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जब एक से ज्यादा पोजीशंस डिफाइन करनी हो ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन थी, ऊपर से नीचे आया, तो हमने टाइम की डिवीजन नहीं की, क्योंकि ये 100% में यही हो रहा है। यहाँ पे हमने कहा कि पहले वो ये पोजीशन ले, फिर दूसरी दफा ये ले, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। तो इस तरह से आप 0 10 20 30 40 कर सकते हैं अगर आप ज्यादा डिविजन्स करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करें सीएसएस में। हमने जैसे लिखा ना स्टार्ट 0 पिक्सल, टॉप 0 पे था, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, उसकी विड्थ भी चेंज कर दी, फिर उस तरह से उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया, उसकी विड्थ भी चेंज कर ली 100% पे। तो इस तरह से एक से ज्यादा सीएसएस प्रॉपर्टी सेट की जा सकती हैं। आप हाइट और विड्थ उसकी चेंज करें, बैकग्राउंड कलर चेंज करें, टेक्स्ट का साइज चेंज करें, टेक्स्ट का कलर चेंज करें, वो चीजें। ये भी एक ये भी एक की फ्रेम डिजाइन हुआ है। 2 मिनट बस, 2 मिनट। ये भी एक की फ्रेम है, इसमें भी देखें बैकग्राउंड कलर और ये चीजें सेट हुई हुई हैं। और चार, ये एक मैं आपको लास्ट पे रन करके दिखा देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे वाइंड अप। अगर ये
एनिमेशन वाला कोड हुआ होगा मेरे पास, ये एनिमेशन की फ्रेम के थ्रू। ये देख वापस भी, ठीक हो गया। और इसी तरह से ये की फ्रेम्स Q1, ये सबसे पहले वाला है, टॉप से इतना मूव कर जाओ। ठीक है, मैं आपको एक ये मैं कोड सेंड कर दूंगी, मैं एक आपको दिखा देती हूँ कोड इसका। ये देखें, ये एक H1 लगाया है, सिंपल हेडिंग है ये, तो ये एक डिव लगाया है, डिव डिव को क्या किया है, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर और पोजीशन, मैंने कहा ना उसकी चेंज करनी है, पोजीशन स्टैटिक ना रहने दीजिएगा, मतलब अगर आप कुछ नहीं भी लिखेंगे ना तब भी वो स्टैटिक ही होगी। तो पोजीशन उसकी रिलेटिव, और डिव डिव को हाइट विड्थ दी ना, तो डिव क्या हो गया आपका, डिव आपका ये बॉक्स बन गया रेड कलर का, देखिए रेड कलर का बैकग्राउंड रेड दिया ना, पोजीशन चेंज की। एनिमेशन माय मूव, की फ्रेम का नाम, मतलब ये वाला की फ्रेम चले 5 सेकंड में चले और एक ही दफा चले, इनफाइनाइट लिखती तो चलता ही रहता, 2 लिखूंगी तो 2 दफा चलेगा। नीचे की फ्रेम, ठीक है, स्टाइल के टैग के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक, की फ्रेम माय मूव, टॉप से 200 पिक्सल मूव कर जाना है, ठीक है, टॉप से 200 पिक्सल। तो वो देखिए मैं अब रिफ्रेश करूंगी, लेकिन टॉप से जहां पे था ना वहां से 200 पिक्सल आगे मूव कर जाओ, तो ये एक ही दफा चला है। अगर मैं इनफाइनाइट लिखूंगी तो ये बार बार चलता रहेगा। ओके। ठीक हो गया। इसी तरह से ये जो पहले मैंने आपको दिखाया, ये वाली एनिमेशन जो बार बार, इसमें की फ्रेम जो है ना वो ज्यादा डिवाइन हुए हुए होंगे, मतलब 100% पे इधर, 200% पे इधर। ये देखिए पहले 0% पे बैकग्राउंड कलर भी उसका चेंज हो रहा है, फिर लेफ्ट से इतना मूव कर जाए, टॉप से यहाँ पे हो 225 पे ये कलर हो जाए, फिर 50 पे ये, 75 पे ये, 100। तो इस तरह से आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ये भी ठीक है, ये सेकंड वाला हुआ है ये, ठीक है। ये ऊपर देखें, ये है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है आपने, ठीक है, कि ये कैसे जीरो से पहले नीचे आया, फिर पहले 200 नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। देखिएगा ऐसा ही हो रहा है, पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये देखिए, ठीक है। तो चूंकि इनफाइनाइट लगा हुआ है तो ये चलती रहेगी एनिमेशन। कोई पिक्चर भी अप्लाई कर हाँ सकते जी, हैं? पिक्चर भी बिल्कुल, जहां मैंने डिव लगाया है ना, डिव के अंदर आप पिक्चर रख लें, वो पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और ये तो है की फ्रेम्स के थ्रू एनिमेशन है। एनिमेशन के डायरेक्ट 4 मतलब प्रॉपर्टीज भी हैं जिनके थ्रू एनिमेशन अप्लाई होती है, वो मैं फिर आपको कल बताऊंगी। मतलब 4 और प्रॉपर्टीज भी हैं बनी बनाई जिनके थ्रू एनिमेशन अप्लाई हो जाती है, उसमें आपको की फ्रेम लिखने नहीं पड़ते, आपके बने बनाए की फ्रेम होते हैं, ठीक है। इसमें तो आपने की फ्रेम खुद लिखा है ना, उसमें बना बनाया होता है। ये की फ्रेम के थ्रू एनिमेशन थी, एक प्रॉपर्टीज के थ्रू एनिमेशन है, वो फिर मैं आपको कल कल के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज के थ्रू एनिमेशन और साथ जावास्क्रिप्ट बेसिक करेंगे। ठीक हो गया, चले मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ।